कुलगुरू डॉक्टर संजयजी दुधे यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते सतीशजी कुमार हे सुद्धा आज आलेले आहेत. त्यांना सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. त्याचबरोबर श्री शिरीष तारे विदर्भ प्रांत संयोजक स्वदेशी जागरण मंच यांना सुद्धा विनंती करतो की यांनी आपण मंचावर यावं. विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेचे संचालक आदरणीय डॉक्टर सुपानदेवजी पिसे यांनाही विनंती करतो की यांनी आपण मंचावर यावं. आजचा हा स्वावलंबी भारत अभियानाचा अंतर्गत आपण युवकांसाठी रोजगार निर्मितीकरता काय करू शकतो आणि या संदर्भातच एकूणच पूर्ण देशामध्ये जी चळवळ उभी केली आहे त्याचं संपूर्ण माहिती आपल्याला देण्याकरिता आणि आपल्याला रोजगार सक्षम बनवण्याकरता आजच्या या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात विद्यापीठाच्या रीतीप्रमाणे आपण प्रथमतः राष्ट्रगीताने करूया. यानंतर विद्यापीठ गीत होईल. आपल्या सर्वांना विनंती आहे कारण आपल्या स्थानावर उभं राहा. सर्वदा सेवेत पशुदे देवरची असावे मातात वंदुद्भावनिष्ठुदे देवरची अजादे देवक पंत संप्रदाय सुदे देवे धन सुदे भारतात बंधु नित्य
अभियानांतर्गत आजच्या या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष, विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर संजयजी दुधे, आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते श्री सतीशजी कुमार आणि त्याचप्रमाणे आज आपल्यात विशेषत्वाने उपस्थित असलेले श्री शिरीष तारे, सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी राष्ट्रसंतांच्या प्रतिमेला पुष्पार्पण करावं आणि प्रथमतः दीप प्रज्वलन करावं. आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर संजयजी दुधे, प्रमुख अतिथी श्री सतीशजी कुमार आणि आज आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले विविध महाविद्यालयातून आलेले प्लेसमेंट ऑफिसर, स्टुडंट डेव्हलपमेंट ऑफिसर, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी तसेच स्वयंसेवक, आपल्या सर्वांचं या कार्यक्रमात मी स्वागत करतो. प्रथमतः आजच्या कार्यक्रमाचे जे प्रमुख वक्ते आहेत यांचा मी आपला अगदी संक्षिप्त परिचय करून देतो. श्री सतीशजी कुमार हे अखिल भारतीय संघटक आहेत स्वावलंबी भारत अभियानाचे आणि साधारणतः ते संपूर्ण देशभर भ्रमण करत असतात आणि विद्यार्थ्यांमध्ये, विशेषतः तरुणांमध्ये रोजगाराप्रती, स्वयंरोजगाराप्रती रुची निर्माण व्हावी याकरिता त्यांना प्रेरणा देत असतात. त्याचप्रमाणे आपल्यामध्ये उपस्थित आहे श्री शिरीष तारे, सेवानिवृत्त अभियंता आहेत. ते सध्या त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे. विदर्भ प्रांत संयोजक आहेत स्वदेशी जागरण मंचाचे. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी श्री सतीशजी कुमार यांचं स्वागत विद्यापीठातर्फे करण्याकरिता मी विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर संजयजी दुधे यांना विनंती करतो की त्यांनी प्रमुख वक्ते श्री सतीश कुमार यांना ग्रामगीता भेट देऊन स्वागत करावं. विदर्भ प्रांत संयोजक स्वदेशी जागरण मंच यांचंही स्वागत ग्रामगीता देऊन सन्माननीय कुलगुरू करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. वास्तविक आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक अगदी वेळेवरच का असेना मी श्री शिरीषजी तारे यांना विनंती करतो की कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी प्रथमतः अतिशय थोडक्यामध्ये प्रास्ताविक द्यावं अशी त्यांना मी विनंती. आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित डॉक्टर संजय दुधे सर, आजचे मुख्य वक्ते श्री सतीश कुमारजी, त्याचप्रमाणे श्री मुदगल सर, श्री पिसे सर आणि आपण जमलेले सर्व विद्यापीठाचे शिक्षक आणि विद्यार्थी. आजचा हा कार्यक्रम प्रामुख्याने युवकांमध्ये स्वयंरोजगाराची रुची, महत्त्वाकांक्षा कशी निर्माण होईल याकरता आयोजित केलेला आहे. आजचे आपले जे मुख्य वक्ते आहेत त्यांनी आतापर्यंत कमीत कमी 150 विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना या बाबतीमध्ये मार्गदर्शन केलेलं आहे, प्रेरणा दिलेली आहे आणि काही ठिकाणी अतिशय चांगले परिणामसुद्धा दिसून आलेले आहेत. त्यांच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये मी जास्त वेळ न घेता मी माझ्या शब्दांना विराम देतो आणि त्यांचं मार्गदर्शन लवकरात लवकर मिळो याच्याकरता मी निरोप घेतो. अगदी वेळेवर आपल्याला ती प्रास्ताविकाची जबाबदारी दिल्याबद्दल
क्षमा असावी. परंतु या संदर्भात कोणीतरी आधी वक्तव्य द्यावं आणि त्यानंतर कार्यक्रमाची सुरुवात व्हावी अशा प्रकारचं नियोजन ठरलं होतं. पण माननीय कुलगुरू आपल्यात उपस्थित नसल्यामुळे थोडा कार्यक्रमात बदल झाला. कुलगुरू उपस्थित नसल्यामुळे सन्माननीय प्रकुलगुरू आहेत उपस्थित. वास्तविकता काल परवाच आपला भारताचा बजेट मांडला गेला आणि अशी अपेक्षा केली गेली की येणाऱ्या काळामध्ये एक मोठी आर्थिक महासत्ता भारतीय आपला देश संपूर्ण जगामध्ये असा स्थापित होईल अशी महत्त्वाकांक्षा सुद्धा व्यक्त केल्या गेली. आणि कालच जर आपण सर्वांनी लोकसभेमध्ये जर चर्चा ऐकली असेल तर भारत हा एक देश आहे, युनियन ऑफ स्टेट्स आहे की राष्ट्र आहे, या विषयावरही सुद्धा फार उपापोह झाला. पण आपल्या सगळ्यांना माहीत असेल की आपली भारतभूमी आपले हे एक राष्ट्र आहे, एक संघ राष्ट्र आहे आपलं. आणि या संदर्भामध्ये या राष्ट्राला आपण जितकं आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करू तेवढाच आपला देश पुढे प्रगत होईल आणि आपल्याला आपली संस्कृती ही जगापर्यंत पोहोचवता येईल. हे सुद्धा त्याचं एक माध्यम आहे. कारण की APJ अब्दुल कलाम म्हणायचे की जर राष्ट्राचं तुम्हाला विकास करायचा असेल तर 3 गोष्टींनी केला पाहिजे. तो एक तसा की एक त्याची मिलिटरी पॉवर चांगली असली पाहिजे, दुसरं असं त्याच्यामध्ये शैक्षणिक व्यवस्था खूप चांगली असली पाहिजे आणि तिसरं म्हणजे त्याच्याकडे इकॉनॉमी पॉवरसुद्धा खूप स्ट्रॉंग असली पाहिजे. 3 घटक असले तर देश हा एक समर्थ राष्ट्र होऊ शकतो असं अब्दुल कलामांनी आपल्या पुस्तकात म्हटलं होतं. आपल्या सर्वांचा अतिशय वेळ न घेता आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते श्री सतीश कुमार यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आज आपलं प्रमुख वक्तव्य द्यावं. धन्यवाद सर. इस बहुत ऐतिहासिक और प्रसिद्ध विद्यापीठ राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के सम्माननीय कुलगुरु श्री डॉक्टर संजय दुधे जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे साथ आए हुए हमारे स्वदेशी जागरण मंच के विदर्भ प्रांत के संयोजक श्री श्रीश तारे जी, विद्यार्थी विकास मंडल के संचालक डॉक्टर अभय मुदगल जी और राष्ट्र सेवा योजना के यहीं के इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सोपान देव पीसे जी, उतने ही सम्माननीय सामने बैठे हुए मेरे साथ आए हुए स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी, अध्यापक जन और प्रिय विद्यार्थियों, मेरा सौभाग्य रहता कि यदि मैं भी मराठी में बोल पाता, क्योंकि जिस महान संत के नाम पर यह विश्वविद्यालय है उस महान संत के बारे में सबसे पहले मैंने 1980 में जब मैं गुरुजी के ऊपर MS गोलवलकर जी जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक भी हुए, उनके उद्बोधन में पहली बार मैंने ये पढ़ा था कि ऐसे एक महान संत जो है और तुकडोजी महाराज हुए हैं और उनके नाम पर इस लगभग 100 वर्ष से स्थापित इस विश्वविद्यालय में आकर और आप सब लोग के बीच में खड़े होकर मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। ऐसे नागपुर से तो हमारा कनेक्ट बहुत पुराना है, नागपुर से तो नया नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं स्वदेशी का कार्यकर्ता हूँ और इस विश्वविद्यालय के साथ हमारा एक भावात्मक लगाव है और इस विश्वविद्यालय के साथ हमारा भावात्मक लगाव ऐसा है कि जो यहाँ के एक पूर्व कुलपति हुए हैं वो ही हमारे स्वदेशी जागरण मंच के प्रथम संयोजक थे, प्रोफेसर MG बोकरे। मेरा ख्याल है यार उनका कहीं ना कहीं फोटो लगा होगा, ये उन्हीं के ना कुलपतियों की फोटो है ना? हाँ, कौन सा है? हाँ, मांगो बोकरे। हाँ, कब तक है? 90 तक, 88 से 90, है ना? वे यहाँ के कुलपति थे और 90 में यहाँ से सेवानिवृत्त होते ही 1991 में स्वदेशी जागरण मंच स्थापित हुआ, यही नागपुर में ही हुआ, तो उसके प्रथम संयोजक भी वे बने। इसलिए भी इस विश्वविद्यालय से
हम स्वदेशी के लोगों को एक स्वाभाविक लगाव रहता है। तो मुझे जब सूचना मिली कि नागपुर में जाना है और नागपुर में उसी विश्वविद्यालय में जाना है जिस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भोकरे रहे, तो मेरे मन में एक स्वाभाविक हर्ष था। ऐसे मैं सारे देश में भी जाता हूँ, सब जगह पर, छोटे स्कूलों से लेकर बड़े विश्वविद्यालयों तक। दिल्ली मेरा केंद्र है तो वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, साउथ ईस्ट एशियन यूनिवर्सिटी, ये सब सामान्य चलना अलग बात है। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में गया, मैं मदुरई में गया, चेन्नई में गया या उसमें गया, वो एक बात है। किंतु नागपुर विश्वविद्यालय में क्योंकि भोकरे जी यहाँ पर रहे, इसलिए बाकी की यूनिवर्सिटियों से इस यूनिवर्सिटी को हमारा लगाव थोड़ा अलग रहता है। और ये भी पक्की बात है कि आज यहाँ पर कोई भाषण करने के लिए तो मैं नहीं आया हूँ, ना मैं इतना बड़ा व्यक्ति भी हूँ कि कोई मैं भाषण करूँ। किंतु सब जगह पर जाकर वहाँ के युवाओं से मिलना और उन विद्यार्थियों से उनके भविष्य के बारे में चर्चा करना, ये मेरा एक व्यक्तिगत इच्छा भी रहती है। और इस समय में तो हम लोगों ने एक स्वावलंबी भारत अभियान ही प्रारंभ किया है, जिसका मूल केंद्र है भारत की बेरोजगारी की समस्या का समाधान और युवाओं का रोजगार सृजन की ओर मुड़ना। तो आज उसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बाद में कुछ समय रहेगा तो विद्यार्थियों से एक बातचीत भी हो सकती है, इंटरेक्शन भी होगा। किंतु पहले मैं इस समय पर भारत में बेरोजगारी की समस्या का कैसा स्वरूप है और उसमें समाधान क्या हो सकता है, इसके विषय में कुछ चर्चा करता हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा था बैठे 40-50 विद्यार्थी। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके दिल दिमाग पर सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है, तो क्या उत्तर है आपका? है जॉब, कैरियर और राइट आंसर है। और आप ही के नहीं, आपके पेरेंट्स के भी यही है। आपके पेरेंट्स से पूछेंगे आपके दिल दिमाग पर सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, तो वो भी यही कहेंगे। आपके पिताजी हो, आपके माँ हो, कोई भी हो, यही कहेगा अरे लड़का जाता तो है वहां यूनिवर्सिटी में, अब पता नहीं उसका क्या होगा आगे, पढ़ाई तो बड़ी करता है लेकिन क्या करें। अरे बेटी हमारी लगी तो रात को 1-1 बजे तक रहती है किताबों में, यूनिवर्सिटी भी रेगुलर जाती है, पर पता नहीं क्या कुछ बात क्या होगा, कहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब होगा नहीं होगा क्या। तो जो हमारे और हमारे पेरेंट्स के दिल दिमाग के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, उसी की चर्चा आज होने वाली है। इसलिए कोई थ्योरेटिकल भाषण नहीं है, कोई मैं यहां पर उसके लिए भी आया भी नहीं हूं। मैं आप लोगों से इसी प्रश्न के बारे में चर्चा करने आया हूं जो आपके दिल दिमाग के ऊपर सर्वोपरि रहता है। किसी के पास इसका सॉल्यूशन है तो बोलो। चलो देखें, नागपुर वाले हो भाई, बड़े दिल दिमाग वाले हो। दिल तो हम दिल्ली वालों का ज्यादा होता है, दिमाग आप लोगों का ज्यादा होता है कोई सॉल्यूशन किसी के पास? नहीं है? तुम कुछ कहना चाहती हो गुड़िया? हाँ खड़ी हो, बोलो। हाँ हाँ, तुम्हारे में है? आ जाओ। आज क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या जुनून है, क्या करना चाहती हो, ये नहीं बताइए? अच्छा, टॉप सीक्रेट रखना है? हो जाएगा? बच्चे अच्छा चलो जाओ, ठीक है, हो जाएगा तो बताएंगे। लेकिन शब्द तो अच्छा प्रयोग किया गुड़िया ने। आप लोग भी जाते होंगे, मैं तो जाता हूं, आप लोग तो खैर नहीं जाते होंगे, मुझे वो नहीं है। मैं देश भर में पिछले 4-5 वर्षों से घूम रहा हूं। और मैं पहले बताया कि मैं छोटे विद्यालयों से लेकर टॉप मोस्ट भारत की सब यूनिवर्सिटियों में प्राय हुआ हूं। सब में एक ही प्रश्न है, इसका समाधान क्या है?
राइट एजुकेशन तो हो ही रही है, और क्या हो रहा है? 100 साल की यूनिवर्सिटी है, क्या राइट एजुकेशन नहीं दे रही क्या? और क्या रॉन्ग एजुकेशन थोड़ी दे रही है? कुछ बेसिक पैराडाइम्स हैं, कुछ बेसिक दृष्टिकोण है, जरा ध्यान करना। कल भी मैं वहां पर बोल रहा था गोंडवाना में, भारत में बेरोजगारी की समस्या इसमें कितनी विकराल है। पहले से ही थी, कोरोना के कारण से इसका स्वरूप और बिगड़ गया। लेकिन ध्यान में क्या आ रहा है कि बहुत विचित्र स्थिति है, हमारे को उसके बारे में ठीक सी जानकारी ना होने के कारण से स्थिति हुई है। स्थिति उतनी खराब नहीं है जितना हमारा सोचने का दृष्टिकोण खराब है। मैं पंजाब का प्रचारक रहा हूं, इसलिए मुझे अलाउ करो, मैं जानता हूं वो पंजाबी आपको समझ में नहीं आती होगी, जैसे मुझे क्या नाम है मराठी समझ में नहीं आती, आपको पंजाबी नहीं समझ में आती, तो भी मैं पंजाबी का गुरु नानक देव जी का एक वाक्य बोलता हूं। और वाक्य है, रब तैथों दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, वेखने वाली अख जड़ी ओदे विच नूर नहीं। इसका अर्थ ऐसा हिंदी में, रब तैथों दूर नहीं, रब ने ना भगवान तेरे से दूर नहीं है, तेरा भी कसूर नहीं, तुम्हारा भी दोष नहीं है, वेखने वाली अख जड़ी, जो देखने वाली आंख है उस दे विच नूर नहीं, उसमें ही वो जो देखने वाली एक दृष्टि होती है वो नहीं है ठीक, इसलिए दिख नहीं रहा है भगवान। एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमारे विद्यार्थियों, और क्षमा से कह रहा हूं विद्यार्थियों के पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, उनकी एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही ठीक ना होने के कारण से भारत की बेरोजगारी की समस्या विकराल हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हो। क्यों दिखाई दे रहे हो? क्योंकि मेरे चश्मे का नंबर जो मुझे चाहिए 2.5 समथिंग वही है। और अगर मान लो मैं ये चश्मा 2.5 की बजाय 3.5 का लगा लूं, या 1.5 या 1.2 का कर लूं, या ये अगर प्लस में है तो मैं माइनस का लगा लूं, और फिर आपको देखूं, तो मुझे आपके चेहरे धुंधल के नजर आएंगे, और मैं कहना शुरू करूं कि लोग बड़े गड़बड़ हैं, चेहरा ही साफ करके नहीं आए हैं, पता नहीं कैसे कैसे चेहरे बना रखे हैं, क्या करूं अब इनका? आपका दोष है क्या? नहीं, मेरा दोष है क्या? मेरे को तो धुंधल के ही दिख रहे हो आप। ना मेरा दोष है ना आपका दोष है, आपका चेहरा धुंधल का नहीं है, मैं भी धुंधल का नहीं देखना चाहता हूं। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है बीच में जो लेंस था, ये लेंस ठीक नहीं है। जो मेरे को दिखा रहा है, दिखाने वाला चश्मा, ये ठीक नहीं है। भारत की बेरोजगारी के प्रति देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण ही डिफेक्टिव है। इसके कारण से भारत की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या एग्रावेट हुई है। अब भारत की एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े अगर आप मैं यहां बोलना शुरू करूं तो मुझे यहां जो प्रोफेसर साहब ने समय दिया तो इसी में निकल जाएगा, क्योंकि आजकल मेरे अधिकारी भी मेरे को कहते हैं, जी आप तो पागल हो गए हो, आपको इतने डाटा याद हो गया, इतना हो गया कि बस आप तो मैं 3-4 साल में इसी में रमता हूं। और रमने का कारण क्या है? मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों की इसी के कारण से प्रॉब्लम है। मैं जानता हूं मेरी माताओं के चेहरे पर इसलिए खुशी नहीं आ रही, उनके 2 लड़के हैं, 2 लड़की है, 3 हैं, 3 बच्चे हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी में क्या नाम है 2nd, 3rd, 4th भी आ रहे हैं, संस्कारित भी हैं, किंतु मां के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि मेरे बेटे की या मेरी बेटी की कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, क्या करूं मैं? ये बात जो मुझे भी इतनी पिंचती है, हमारे कार्यकर्ताओं को पिंच होती है। इन माताओं के चेहरों पर मुस्कान कौन लाए? और मुझे मालूम है कि एक गलत दृष्टिकोण के कारण से ये सारी समस्या खड़ी हुई है। और ये दृष्टिकोण, ये हमारे चेहरे, ये हमारे चश्मे का नंबर, ये हमारे चश्मे का नंबर बदल गए अंग्रेज। यद्यपि वो 75 साल पहले चले गए यहां से, लेकिन इतना स्ट्रांग हमारे को चश्मा देकर गए हैं। मैंने अपने कई जगह पर भाषण में कहा, ये भारत में बेरोजगारी की समस्या प्रागैतिहासिक काल से नहीं है, नो, ये 300-350 वर्ष पुरानी है, केवल अंग्रेजों की देन है। जैसे कोरोना का वायरस
ये 2.5 साल पहले पुराना से ज़्यादा पुराना नहीं है, 2.5 साल पहले ही आया और चीन ने लाया। भारत में बेरोजगारी भी 300 साढ़े 300 साल पहले आई और अंग्रेजों ने लाई ना। हम पहले कभी 10,000 साल से हमारे यहाँ नहीं एक भी बच्चा बेरोजगार होता था। क्यों? क्योंकि उस समय पर हमारा चश्मा ठीक था। अंग्रेजों ने 200-250 वर्षों के अपने कालखंड में हमारा इस चश्मे को इतना खराब किया कि उसको ठीक करने में 70-75 वर्ष लग रहे हैं। आशा है अगले 5-7-10 वर्षों में हम अपने इस चश्मे का नंबर ठीक कर लेंगे। उसी की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। अभी अगर हमारे से पूछा कि बेरोजगारी का मतलब क्या है, जब मैंने प्रश्न पूछा तो सबसे पहला उत्तर किसने दिया था? जॉब। कौन बोला था बच्चा? आप बोले? तो आप बोली थी, ये गुड़िया बोली थी। खड़ी हो जरा। तुम्हारा नाम क्या है? अनुष्का नाम। मैंने तो पूछा था आपके रोजगार की स्थिति है, आपके दिल दिमाग पर क्या? आपने शब्द बोला जॉब। क्यों बोला जॉब? ये लड़की नहीं बोल रही है, सारे यही बोलते हैं और यहीं से समस्या स्टार्ट है। बैठो। हम रोजगार का मतलब समझते हैं नौकरी, और नौकरी भी कौन सी? हाँ, ऊंची बोलो। सरकारी नौकरी। बहुत हुआ तो कंपनी की नौकरी, बड़ी कंपनी की नौकरी, बस। रोजगार का हमारे दिल दिमाग पर सारे उसमें केवल एक ही परिभाषा बैठी हुई है और वो है नौकरी, यानी सरकारी नौकरी। बहुत हुआ तो बड़ी कंपनी की नौकरी, टाटा की नौकरी, अंबानी की नौकरी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी, या कोई उसकी नौकरी, बस। एवरीबॉडी इज सीकिंग फॉर ए जॉब। यहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मां बाप बच्चे को यूनिवर्सिटी में क्यों भेजते हैं, कॉलेज में क्यों भेजते हैं? क्योंकि बच्चा पढ़ लिख कर कोई जॉब में लग जाएगा। हम क्यों आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में? डिग्री लेने आते हैं क्या? नहीं। उसने कहा, गुड़िया ने, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा लेने के लिए आते हैं। कहते हैं उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा अल्टीमेटली हमारे को क्या होता है? इसमें से हमारे को जॉब मिलेगी। वो तो मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जॉब होती ही इतनी है। भारत की लेबर फोर्स हमने काउंट करवाई है, और ये जो मैं डाटा बता रहा हूं उस डाटा के ऊपर कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि ये डाटा सारे के सारे जितने भी भारत की और इंटरनेशनल एजेंसियां उन सब का क्या नाम है, व्यवस्थित डाटा है। एज ऑफ नाउ भारत की लेबर फोर्स है 51.2 करोड़। लेबर फोर्स क्या होती है ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये जो खासकर यहां 40-50 स्टूडेंट बैठे हो, आज जरा ध्यान से सुन लो आप लोग। और आज इस कैंप इससे निकलने से पहले ना, कम से कम आप लोग तो इस चश्मे का नंबर ठीक कर लेना आज ही। 2 साल बाद, 6 महीने बाद नहीं, आज ही कह रहा हूं, आज ही। लेबर फोर्स होती है 18 साल से ऊपर और 65 से नीचे। 18 साल से नीचे बच्चा माना जाता है, 65 से ऊपर बुजुर्ग माना जाता है, 18 से। और विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क। विलिंग टू वर्क क्या होता है? मान लो जस्ट मेरे से बड़ी बहन है, वो कहती मैंने अब क्या करना है, बच्चे अब कमा रहे हैं, मैं क्यों वर्क करूंगी? वो 65 से कम है, बट विलिंग टू वर्क नहीं है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, खासकर गृहिणियां तो कहती हैं भाई बच्चा काम करेगा या पति काम कर रहा है या भाई काम कर रहा है तो मेरे को क्या, ठीक है, मुझे घर देखना है। तो जो विलिंग टू वर्क नहीं है वो लेबर फोर्स से बाहर हो जाता है। और एबल टू वर्क, मान लो कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कोई रोगी रहता है या बाकी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बाहर हो जाता है। तो विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क और 18 और 65 के बीच में, इसको बोलते हैं लेबर फोर्स। एज ऑफ नाउ भारत की लेबर फोर्स है 51.2 करोड़। और फिर हमने जॉब्स गिनवाई, सारी जॉब्स गिनवाई, क्लर्क की, पीएन की, चपड़ासी की, चौकीदार की, छोटे चौकीदार से लेकर नेशनल चौकीदार। कौन है नेशनल चौकीदार? सर नेशनल चौकीदार कौन है? मोदी जी। वो कहते मैं राष्ट्रीय चौकीदार हूं। चल भाई, तेरे को भी काउंट किया क्योंकि तुम भी सैलरी तो लेते हो। तो हमने सारे इस टाइप के गिना लिए, और सरकारी, पीपीपी मॉडल, प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइज कंपनियों की सारी गिनवाई, डिफेंस की गिनवाई, रेलवे की गिनवाई, सब प्रकार की गिनवाई, हर रैंक की गिनवाई।
जिसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब बोलते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और पीपी, तीनों, प्राइवेट, सरकारी और बीच की जो होती हैं सब, ये निकली 3,82,40,000। दैट मीन टोटल लेबर फोर्स का ये 7.4% बनता है। पिछले 75 सालों से ये 7.4% ही है। जॉब्स बढ़ती हैं तो पॉपुलेशन का साइज भी बढ़ता है, रिटायर होते हैं तो उनकी जगह फिल होता है। थोड़ा बहुत फर्क रहता है, कभी ये 7.1 आ जाती हैं, 6.9 तक चली जाती हैं, कभी 7.5 तक चली जाती है, छोटा मोटा। कभी नया रिक्रूटमेंट हुआ तो 1 साल 6 महीने के लिए 7.5 तक चली जाएगी। रिट्रेंचमेंट हुई कोरोना के कारण से तो 6.9 पर आ जाता है। लेकिन 6.9 और 7.45 के बीच में ही हमारे यहां का जॉब्स रहती हैं। अब ये बताइए, और ये आज से नहीं है, 70-75 सालों से है। और अब ये मेरे को बताइए, यहां आप लड़के लड़कियां बैठे हो 100, कुर्सियां रखी हैं 7 या मैक्सिमम 8, आपको कहा जाए इन 8 सीटों पर बैठ जाओ। 8 तो ठीक से बैठ जाएंगे, बाकी क्या करें, पीछे टिंग टिंग यही करेंगे और क्या करेंगे। और ये जो हापा धापी होगी, इसी को कहते हैं बेरोजगारी। हमारे यहां पर कुल लड़के लड़कियां हर महीने 9 लाख लड़का लड़की हमारे हर महीने कह रहा हूं जॉब मार्केट में एंटर हो रहा है जी। भारत का पॉपुलेशन का रेट ऐसा है, और ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा लाभ है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो है प्रॉब्लम, ये है भारत की बेरोजगारी। इसको समझ लीजिए जरा। हम हैं 100, जॉब्स हैं 8, सब प्रकार की 8। हम उस 8 को कैसे करें, 92% लोगों को यह बेरोजगारी दिखती है। क्यों? हमारे तो सबके मन में बैठा हुआ है जॉब, और आपके नहीं। मैं तो भाई ऊपर बैठा हूं, दिल्ली में बैठा हूं, मेरा केंद्र है। मैंने बताया, मैं नीति आयोग में जाता हूं, मैं मिनिस्ट्रियों में जाता हूं, मैं क्या नाम है कॉलेजों में जाता हूं, मैं सब जगह जो थिंक टैंक है सब में जाता हूं। सब जगह ये बोल रहे हैं जॉब जॉब। क्या नाम है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी, उससे मैं 1.5 घंटे की बात करूं, सारे बहुत ही सारी जॉब जॉब बोल रहा था। और मैं कहा यार सेक्रेटरी साहब आप करते क्या हो? आप एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली जॉब्स। यस, इट इज द फैक्ट। इसको समझ लेने के बाद दूसरी प्रॉब्लम वो खुलती है। तो पहला तो पैराडाइम में ये गड़बड़ी है, इसको ठीक कर लीजिए। दूसरी क्या है? दूसरी हमारी दिल दिमाग में बैठा हुआ है कि बड़ी कंपनी आएगी, कोई गवर्नमेंट का जॉब निकलेगा, उसमें हम इंटरव्यू देंगे, सेलेक्ट होंगे, नंबर आएगा, तब हम शुरू करेंगे 24-25 साल के। ये दूसरा रॉन्ग पैराडाइम हमारे दिल दिमाग पर बैठा कि जॉब या रोजगार या कमाई ये 24-25 साल में होती है। तब तक हम अपने आप को बेरोजगार कहने में भी कोई संकोच नहीं करते। हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और तीसरा रॉन्ग पैराडाइम है, गलत दृष्टिकोण है कि हमारे को रोजगार देना, हमारे को जॉब देना ये सरकारों का काम है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है अच्छी पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लेना, इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करना, बस। बाकी सरकारें करें, नहीं करती तो जिंदाबाद मुर्दाबाद। सरकार वाले चालू बहुत है, कांग्रेस वाले भी चालू बहुत, बीजेपी वाले भी चालू बहुत। वो 75 साल उनको पता है कि इन लड़के लड़कियों को तो कुछ पता नहीं। वो भी हर बार एक पार्टी कहती है मैं इतने करोड़ जॉब दे दूंगी, और विपक्ष ने देखा ये जॉब नहीं दे पाए, हमारे को जो हम आएंगे। अगली बार ये आता है, इन्होंने क्यों, जॉब तो 7.4% है, जॉब तो बदल सकती ही नहीं। इनको पता भी लड़के लड़कियों को ये तो बात पता नहीं है। इसलिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियां या जो भी पक्ष विपक्ष जो भी हो, मैं नाम लेता हूं, वो सारे के सारे हमारे को इस पुराने दृष्टिकोण का फायदा उठाकर घोषणा
जो कि वो कर ही नहीं सकते। तो ये तीन गलत पैराडाइम, फर्स्ट परिभाषा कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम केवल जॉब समझते हैं, दूसरा कि जॉब या रोजगार या कमाई करना ये 24-25 साल के बाद होता है, और तीसरा हमारे रोजगार या हमारे जॉब्स की चिंता करना सरकार का काम है। ये तीन प्रॉब्लम के कारण से हम अपनी बेरोजगारी की समस्या को अपने ही गले में डाले बैठे हैं। और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है जब नहीं मिलता, तो क्या करते, जो पटना में जो किया, कल मैंने खान सर को चिट्ठी लिखी। खान सर जानते हैं ना आप लोग, हाँ, जिसके एक बयान के कारण से बिहार का पंगा हुआ। और मैं कहा खान सर करते क्या हैं आप? 4 लाख लड़का लड़की इस समय भिगना पहाड़ी के एरिया के ऊपर जो है ट्यूशन और उसकी तैयारी कर रहा है एग्जाम की, कहां से आकर। और मैंने वहां का कैलकुलेट करवाया, बिहार का क्या नाम है वो, इनका पासिंग परसेंटेज लेस देन 10% है, हो ही नहीं सकता 10% से ज्यादा। और फिर क्या करना, फिर गाड़ियां फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने खान सर को लिखी चिट्ठी में उसने कहा, मैंने कहा मैं क्या आपने ट्यूशन सेंटर चलाया है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर क्यों नहीं चलाया? बच्चों को क्यों नहीं बताया कि जॉब 7.4% से ऊपर हो नहीं सकती? ये 92% लड़का और लड़की ये क्या करते हैं? ये भूखे रहते हैं? नो। ये बेकार रहते हैं? नो। कुछ तो करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो भाई कंपल्शन करते हैं। अगर ये लड़का लड़की बाई चॉइस करें तो बात बन जाए। बस यही करना। जो 92% लड़के लड़कियां, 93% लड़के लड़कियां जिंदगी भर बाई कंपल्शन करते हैं, अगर वो बाई चॉइस कर लिया तो हमारी बात बन जाएगी। रोजगार में प्रवेश ये 2.5 साल बाद नहीं होता, 2 साल बाद नहीं होता, 6 महीने बाद नहीं होता, 3 महीने बाद होता। रोजगार में प्रवेश आज होता है। इसलिए हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं आज समस्या के बाकी पक्षों पर नहीं जाता हूं, क्योंकि इतना ही समय मेरे पास रहेगा, इसलिए, और फिर तुरंत आगे भी निकलना है, इसलिए मैं थोड़ा कट शॉर्ट करके डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, हमारे रोजगार सृजन के 5 थॉट्स बोल रहा हूं मैं। ये 5 थॉट्स के ऊपर अगर हम लोगों ने ठीक ढंग से वर्क किया तो हमारे को बेरोजगार रहने का, परमात्मा भी आ जाए हमारे को बेरोजगार नहीं कर पाएगा। परमात्मा करेगा क्यों? परमात्मा ने तो भेजा है, परमात्मा ने तो जिंदगी जीने के लिए दी है। तो 5 पॉइंट बता रहा हूं, भारत की बेरोजगारी की समस्या का समाधान है ये भारत के 3.5 करोड़ हायर एजुकेशन के लड़के और लड़कियों को अपने दिल दिमाग पर लिखना चाहिए, अपनी डेस्क के सामने लिख लेना चाहिए, जहां आप रात को सोते हो उसके सामने वाले उस पर लिख लेना चाहिए। अभी भी कॉपी पेन निकालो अगर है तो, वैसे तो कॉपी पेन आजकल लाते ही नहीं, क्या करना, आजकल तो चलता है, तो ठीक है मोबाइल चलता है, मोबाइल निकाल लीजिए। पहला, स्टार्ट अर्निंग अर्ली। 5 थॉट्स आई एम गिविंग टू यू। हमारे कश्मीरी लाल जिसको कहते हैं 5 मंत्रास, वो कहते हैं तीजी आइडियाज जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हमारे यहां मंत्र चलते हैं। 5 मंत्र दे रहा हूं रोजगार के। फर्स्ट है स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न वाइल यू लर्न। स्टार्ट अर्निंग अर्ली का मतलब क्या है, जो मैंने पहले बताया। यह नहीं सोचना कि मेरे को कमाई, मेरा रोजगार, मेरी जॉब ये 24, 25, 26 या इस साल में आएगी। नो। प्रोफेसर साहब आपका डिपार्टमेंट ये काम है ना, है? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, और अगर बड़े भाई के नाम से समझो तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं, इन बच्चों को ना ऑर्डर, और खासकर जो 60 बच्चे सामने बैठे ना मेरे, इनके रोल नंबर नोट कर लेना और मेरे को रिपोर्ट भेजना। नहीं किया तो मैं स्पेशली आऊंगा इनके लिए। और मैं बच्चों को खींचना भी जानता हूं। पहली बार तो प्यार से ही बात करनी पड़ती है, बाद में जरा फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। स्टार्ट अर्निंग अर्ली, ये क्या है?
ये दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने 24-25 साल में कमाना है। ना इसी हफ्ते भारत की इंडस्ट्री के भीषम पितामह कौन है? टाटा, जमशेद टाटा। लेकिन आप जानते हैं जमशेद टाटा ने कमाई कौन सी उम्र में शुरू की थी? कौन बताएगा? स्टीव जॉब का तो पता रहता है, टाटा जी का पता है कौन सी उम्र में कमाई शुरू की थी? क्यों? कोई स्टूडेंट बोलो। जमशेद जी टाटा ने कमाई शुरू की थी 14 साल की उम्र में। ध्यान करना। भारत का यंगेस्ट बिलियनियर, अरबपति, यंगेस्ट इस समय का, विश्व का नंबर 2 का वो है, नाम है उसका रितेश अग्रवाल। सुना है नाम उसका? रितेश अग्रवाल की कंपनी का नाम क्या है? हाँ ठीक, ओयो का फाउंडर रितेश। इस समय पर उम्र है 28 साल। 2010 में उसने कंपनी शुरू की थी। पहले ओयो का एक दूसरा नाम शुरू किया था क्या, फिर बाद में ओयो लाया। यंगेस्ट बिलियनियर है वो, दुनिया का सेकंड, भारत का फर्स्ट। उसने कमाई शुरू कर दी थी 17 साल की उम्र में। विश्व का नंबर 2 का अमीर आदमी रहा, इस समय पर शायद 6 या 7वें नंबर पर है, वारन बुफे। अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइन उसकी है। अमेरिका में 63 कंपनियां का वो है सीईओ। सीईओ मतलब तो सीईओ नहीं है, अब तो प्रेसिडेंट है, जो भी है। वारन बुफे। वारन बुफे का 10 बड़े प्रसिद्ध कोट दुनिया में मशहूर है। उसका 3rd कोट है, आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज एट, कौन बोला? खड़ी हो जा। क्या नाम है तेरा? कब पढ़ा ये? कितने समय पहले? तुम्हारी उम्र कितनी है? 19। तुम कमाती हो कुछ? कितना कमाती हो? इतना करती हो? देन गुड, पास हो। नहीं तो ओयो को पढ़ा क्यों? इसके नाम पे ताली बजा दो, गुड़िया के नाम पे। वारन बुफे कहता है आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज एट 11। और अगला, इस वाक्य का अगला पोर्शन है, तेरे को मालूम है अगला पोर्शन इस वाक्य का? अगला पोर्शन वो बोलते हैं, बट टुडे इन द एज ऑफ, क्योंकि ये 11 साल पहले स्टेटमेंट दिया था, अभी तो उनकी उम्र 83 है, तब 72 साल के थे। बट टुडे एट द एज ऑफ 72 आई थिंक आई स्टार्टेड लेट। दुनिया का 5वां बड़ा अमीर आदमी, जो तुम्हारा हर समय खाता रहता है, तुम्हारे 4 घंटे खा जाता है रोज के, फेसबुक चलाने वाला मार्क जुकरबर्ग, कौन सी उम्र में शुरू किया? 18 साल में। दुनिया की सबसे पहले $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी, कौन सी? हाँ क्या? हाँ, एप्पल। एप्पल को किसने बनाया? हाँ, स्टीव जॉब ने। स्टीव जॉब में पहली कमाई कब शुरू की थी? शुरुआत तो 17 साल में की थी, लेकिन वो बड़ी अपनी जो कहते हैं ऑफिशियली मेरे को कमाई हो पाई वो 19 साल की उम्र में। हमने दुनिया के 200 सबसे अमीर लड़के लड़की, मतलब जो लड़के तो खैर क्या कहना, उनको उन लोगों का अध्ययन किया, उसमें आया मेजॉरिटी ने कमाई जो है 20 से नीचे नीचे शुरू कर दी। 11 से लेकर 20 की उम्र के बीच में ही कमाई शुरू करते हैं। और हमारे लड़के लड़कियां क्या सोचते हैं? 23, 24, 25 तक तो मां बाप से लोन लेकर फलाना लेकर बस कर रहे थे। पढ़ाई करते हुए क्यों नहीं कमाना भाई? लेकिन अच्छा यहां भी पूछता हूं, जैसे इसने कहा कि मैं ये कमाती, थोड़ी कमाए 5,000, ठीक है, ओके। तुम्हारी क्लास कौन सी है बच्चे? ग्रेजुएशन 2nd ईयर? ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन? अंडर ग्रेजुएशन। ओह गुड भाई। अच्छा, आप में से बाकी भी कुछ ऐसे होंगे जो इस तरह पढ़ाई करते हुए अभी
कुछ 2000, 3000, 4000, 7000 कुछ ना कुछ कमाते होंगे, कोई ट्यूशन करके, कोई मेहंदी लगा के, कुछ तो भी अपना बाकी छोटा मोटा काम करके कुछ ना कुछ साइड बाय साइड कमा रहे होंगे। ऐसे जरा हाथ खड़ा करो, करो करो, ज्यादा होंगे, तू भी हाथ खड़ा करना। 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छा। यार 6 खड़े जरा अपनी जगह पर ही। बाकी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, खड़े जाओ जरा 6 बच्चे, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए जरा। अच्छा, आपने तो बता दिया, आप बताओ क्या करती हो और कितना को कमा लेती होंगी? अच्छा, डांस एकेडमी और स्पोर्ट्स के कुछ बच्चे हैं, हाँ, तो कितना कमा लेती हो उससे? यानी कुल मिलाकर 5000 और 700 समथिंग ऐसा, हाँ, 6000 के आसपास, हाँ, गुड। हाँ, आप बताओ। हो, फाइन फाइन। और कितना कमा लेती हो? अच्छा, 5600 तक हो जाता है, 1000, हाँ, गुड। हाँ, कौन सी आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ग्रेजुएशन सेकंड ईयर, फाइन। हाँ, हैं, कोचिंग से कितना कमा लेते हो? 15 to 20,000 हैं? 15,000? 15,000 कमा लेते हो? 15 से 20,000 तक भी? नहीं भाई, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पीएचडी का स्टूडेंट हो, हैं? और 15 से 20,000 कमा रहे हो, फाइन। हाँ, आ जाओ बच्चे, वो 5-7 बच्चे आ गए, कुछ बैठ जाओ। हाँ 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 हाँ, अच्छा, जब सिम कार्ड बेचते थे तो 15-20,000 तक कमा लेते थे, अब उसकी सेविंग से 2-3 हजार रुपए कमा लेते हो, हाँ हाँ, ठीक। अच्छा, इधर बताओ। हाँ, कितना कमा लेती हो? एक बार जोरदार ताली जरा इन 6 के लिए बता देंगे। अब ये जो बच्चे खड़े थे ये तो जाओ बैठ, जो बाकी बैठे थे ये खड़े जाओ जरा, तुम्हारी लगाऊं क्लास जरा मैं, मेरे को बाकी जो है, और प्रोफेसर साहब इनको लास्ट तक खड़े ही रखो। मेरे को ये बताओ, ये तुम्हारे बीच में है, इनको आपने तो नहीं करवाया, इन सबको, बाकी ये 6 लोगों को नहीं करवाया, मेरा तो मतलब नहीं, मैं तो अब आया ही आज हूं। मेरे को ये बताओ, तुम्हारे में से ही 6 स्टूडेंट पढ़ाई करते हुए कमाई कर रहे हैं और आप नहीं करते हो, क्यों? तुम्हारे में से कोई अंबानी की लड़की हो तो फिर बैठ जाओ भाई, या टाटा का भतीजा हो तो कोई बैठ जाओ भाई, भी मेरे तो अंकल लगते हैं टाटा, तो इसलिए मैंने क्यों कमाना है, तो वो तो जाओ बैठ। नहीं तो मेरे को उत्तर दो कि आपका कुलीग कमा रहा है और आप नहीं कमाते हो, क्यों? एक ही कारण हो सकता है, आपका पापा, आपका ताया जी बड़ा अमीर आदमी है। आपको कह रहे बाप रे कहां फंसे, कौन आएंगे ये लेक्चर सुनने के लिए, गलती कर दी, आज तो लेक्चर सुनने के लिए आ गए, बैठ जाओ। देखिए, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, कोई वो नहीं है। यूरोप में 18 से ऊपर 72% बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई, अपना जितना भी खर्चा है वो स्वयं निकालते हैं, 72%। थोड़ा सा इससे कम है, लगभग 70-69 के आसपास अमेरिका का ये है। विश्व में जो संपन्न देश हैं, जो संपन्न इकोनॉमीज हैं, वहां पर स्टार्ट अर्निंग अर्ली ही होता है। और बच्चों ये ध्यान कर लो, हमारे को 18-19 साल में, और अपना जो जिसका है, जैसे उसने कहा कंटेंट राइटिंग, ओ फाइन,
वो डांस से, वो ट्यूशन से, वो बाकी किसी से, वो सिम बेचकर, जिसमें आपको रुचि लगती है, जिसमें आपका मन बनता है, जो आपके अड़ोस पड़ोस का आपका वातावरण है, यू मे स्टार्ट फ्रॉम 1000, 2000, 3, 4, वट एवर, इसको मत सोचो, बट स्टार्ट अर्निंग, अर्न वाइल यू लर्न। और आप फाइनल ईयर, आप ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करिए, अच्छे नंबरों से करिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो लड़के अपनी कमाई कर रहे होते हैं वो अपनी पढ़ाई के बारे में ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनके नंबर भी वहां ज्यादा आते हैं, वो अपने प्रति, अपनी फैमिली के प्रति अधिक सीरियस, गंभीर हो जाते हैं। और अच्छा गंभीर बच्चा तो पढ़ाई भी अच्छी करेगा, कमाई भी अच्छी करेगा। ये अलग बात है कि हमारे मां बाप भी कई बार अलाउ नहीं करते। मेरा भतीजा आया मेरे को मिलने के लिए, वो मेरे आया बड़े दिनों बाद, मेरे को ध्यान नहीं था। मैंने कहा अरे तुषार क्या करता है? तो कहने लगे मैं एमएससी फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। मैं कहा यार मैं सारी दुनिया में लेक्चर दे रहा हूँ, अर्न वाइल लर्न, तू भी कुछ कमाता है? कहा नहीं नहीं ताया जी मैं तो नहीं कुछ कमाता। मैं मारू तरह थप्पड़। मैं कहा अच्छा, अब और बाकी तो बात की। मैंने कहा अगली बार आए ना मेरे पास तो कमाता हुआ आइयो, नहीं तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। कहने लगा ठीक है। गया, वो गया तो उसने काम ढूंढना शुरू किया। उसको लगा मैं कोचिंग कराऊं, तो वो ढूंढा इधर उधर, उसको 4-5-6 दिन परेशान हुआ थोड़ा सा। उसकी माँ ने पूछा अरे तू 5-6 दिन से कुछ थोड़ा अपसेट सा लग रहा है, आता भी शाम को देर से है, शाह के बाद आता लेकिन तू बड़े देर से आता है, क्या चक्कर क्या तेरा, क्या मामला है? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जरा माँ ने लगे अरे बात बता क्या मामला है? उनका ऐसा है मैं कोई कमाई करने की सोच रहा हूँ। कमाई करने की? क्यों, हम मर गए, तू क्यों कमाई करेगा? क्या नहीं, वो मैं ताया जी के पास गया था, फिर ताया जी ने कहा कि क्या नाम है मेरे पास अगली बार आइयो तो क्या नाम है कमाता हुआ आइयो, इसलिए मैं कोई कमाई करने की सोच रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है तेरे को आज के बाद ताया के पास जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। शाबाश, माँ ही कह रही है कि तो क्यों, जो तेरा ताया ना वो तो फक्कड़ आदमी है, उसको तो कुछ करना नहीं, तेरे को भी ऐसी लगाएगा, तू क्या वो पता है के पास ही नहीं जा। ओ तेरी का, उसने टेलीफोन करके कहा मम्मी ऐसा कहती है। लेकिन जरा ध्यान कर लीजिए, हमारी एम्प्लॉयमेंट के द्वार खोलने का पहला मंत्र है स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न वाइल यू लर्न। आप एमए फाइनल करने के बाद जिस टाइम हो तो आपको कोई अच्छी जॉब मिले, जंप कर जाइए, जॉब में चले जाओ। आपको जॉब ना मिले तो आप 15-18 हज़ार रुपए तो पहले कमा रहे हैं, फुल टाइम होते ही आप 25-30 हज़ार में चले जाओगे, आपका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का एक दिन भी नहीं आएगा। एक दूसरा है डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। ये जॉब सीकर की मानसिकता जो है ना, ये सब खराब करती है। जॉब सीकर क्या होता है? नौकर। नौकर की हमेशा लिमिटेशन रहेगी जिंदगी भर। आईएएस बन जाइए, नौकर, लिमिटेशन रहेगी। जॉब प्रोवाइडर, जॉब प्रोवाइडर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। नौकर की मानसिकता कभी भी मनुष्य को जिंदगी में बड़ी नहीं बना सकती। उद्यमिता कभी आपको छोटा रहने नहीं देगी। उद्यमिता के लिए यह शब्द है जॉब प्रोवाइडर, नौकर के लिए है जॉब सीकर। एक लड़का रहने वाला वहां का, क्या नाम है, अयोध्या के पास एक गांव का, बीए किया, काम मिला नहीं, एक छोटे स्कूल में नौकरी कर ली, लोग मास्टर जी कहने लगे, बाकी ट्यूशन करने लग गया। लेकिन उसके दिल दिमाग में हमेशा रहता था नौकरी ठीक नहीं है, कोई अपना काम करेंगे ना। उसने उससे बात की, 92-93 की बात है। तो उस समय उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर, उसके दोस्तों ने सलाह दी तू दिल्ली चला जा, दिल्ली अगर बड़ी कमाई होती है। उन्होंने कहा दिल्ली कहाँ जाऊँ, दिल्ली तो मेरा कोई परिचित नहीं है। अरे उन्होंने कहा दिल्ली दिल वालों की है, वहाँ इतने लोग जाते हैं, तू तो बीए पास है, ठीक है। हिम्मत की, दिल्ली पहुँच गया। गांव का कोई व्यक्ति था, उसका एड्रेस लेकर पहुंच गया। इसके पास गया, गांव का चाचा। ये गांव का चाचा जो है ये क्या करता था, पंजाबी बाग में टिक्की गोलगप्पे की एक रेडी लगाता था। इसके पास पहुंच गया, टिक्की। उन्होंने कहा कैसे आया? उन्होंने कहा गांव से आया हूं काम की तलाश में। कहाँ ठहरेगा? कहाँ ठहरूंगा चाचा, आपके पास ही ठहरूंगा। काम क्या करेगा? अभी जब तक काम नहीं तेरे साथ ये टिक्की गोलगप्पे ही लगाऊंगा। और उसे टिक्की गोलगप्पे की रेडी पर काम ही करना शुरू किया। जरा सफाई सफाई रखनी शुरू कर दी, अंग्रेजी छोटी मोटी बोलनी शुरू कर दी, ग्राहकों को अच्छे ढंग से डील करना शुरू कर दिया। 8-10 दिन बाद इसने चाचा मैं भी बनाऊं, ये बनाना सीख लिया। तो
15-20 दिन महीने में ये अच्छा खासा जानकार हो गया। और क्योंकि ये अंग्रेजी बोलता था, सफाई अच्छी रखता था, प्यार से बोलता था, इसलिए इसकी दुकान पे सेल बढ़ने लग गई। तो पहले से जो 350-400 रुपए रोज की सेल होती थी, अब बढ़कर 600, 650, 700 होने लग गई। चाचा भी खुश, ये भी खुश, बात बन गई। फिर चाचे को एक बार गांव जाना था, इन्होंने कहा चाचा गांव जा, चिंता नहीं कर, मैं संभाल लूंगा। चाचा जब तक गांव से आए, इसने सेल 1000 रुपए तक बढ़ा दी। कुल मिला के काफी अच्छा चल गया। चाचा भी खुश, ये भी खुश, और बड़ा इनकी कमाई भी होने लग गई। ठीक हो गया। फिर इसने कहा चाचा एक दिन 4-6 महीने बाद, चाचा मेरे को आजाद दे, मैं अपनी रेडी अलग लगाता हूं। उसने कहा मेरा सारा ग्राहक तो तू खींच जाएगा। इन्होंने कहा नहीं, मैं दूर लगाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, मैं दूर लगा। रानी बाग में उसने वो लगाई और अपनी रेडी का नाम लिखा बिट्टू टिक्की वाला, ऐसा। और बिट्टू टिक्की वाला ये उसने वहां पर अपनी रेडी लगाई और उस रेडी उसमें काम चला इसका, अच्छा काम चल गया। अब मैं लंबी स्टोरी है उसमें डिटेल में नहीं जाता हूं। इसने खोखा, खोखे से दुकान छोटी, छोटी से बड़ी दुकान, बड़ी दुकान से कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया। आज आप अगर ये उठाओ और गूगल सर्च करो और गूगल में लिखो BTW, ये BTW क्या है मालूम है? बिट्टू का बी, टिक्की का टी, वाला का W है। तो बिट्टू टिक्की वाला नाम कंपनी का रखा BTW। BTW कैटरिंग लिखिए, अभी लिखो, देखोगे BTW कैटरिंग लिखो। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कैटरिंग का ब्रांड है। 500 करोड़ की ये कंपनी है और 2000 लड़के लड़कियों को रोजगार देता है दिल्ली आकर। आप ताली भी नहीं बजा रहे हो उसके नाम पर। इसका नाम है सत्यराम यादव। स्वदेशी जागरण मंच का दिल्ली का सम्मेलन था, मेरे साथ अध्यक्षता के लिए बिठा दिया इसको, मैं जानता नहीं था। वो आके बैठा, मैंने पूछा और जी क्या नाम है आपका? तो कह लगे ये SR यादव। मैं क्या काम करते हैं? तो तो मैं कहा जी हम तो टिक्की छोला बेचते हैं। मेरे को बड़ा यार है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर लोग आते हैं, ये टिक्की छोले वाले को कहाँ बिठा दिया मेरे साथ अध्यक्षता के लिए? मैंने वो अपने आयोजक की तरफ देखा, आयोजक कहा नहीं नहीं ठीक है ठीक है। मैं कहा होगा कुछ। जब वो स्टोरी बताने के लिए खड़ा हुआ कि मैं ऐसे अयोध्या से ऐसे गांव में सारी स्टोरी उसने बताई, मैं देख के हैरान। उसने कहा कि मेरे दिल दिमाग में हमेशा रहता था नौकरी करनी नहीं है, नौकरियां देनी है किसी को। अयोध्या के दूर गांव का यूपी का लड़का, हमारे यहां पंजाब वगैरह में उनको यूपी के भैये बोल देते, वो मतलब भैया यानी उसको कोई अच्छे भाव से नहीं देखते, लेकिन यूपी का भैया दिल्ली में आकर 2000 लड़के लड़कियां दिल्ली वालों को नौकरी देता है, 500 करोड़ की अपनी कंपनी चलाता है। और ये एक नहीं है, भारत में इस समय पर ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में आ चुकी है। डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर, ये सेकंड मंत्र है। थर्ड है थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। मैं एक जगह लेक्चर कर रहा था, शायद चंडीगढ़ की बात है, ऐसे अंबाला या चंडीगढ़ में होगा, यूनिवर्सिटी में बोल रहा था। एक लड़का खड़ा हो गया, सर बाकी ठीक है, ये आउट ऑफ बॉक्स क्या चीज होती है? मैं कहा आउट ऑफ बॉक्स, हाँ। मैं कहा आउट ऑफ बॉक्स। मैं कहा अच्छा चलो मैं बाकी तो क्या उदाहरण, एक उदाहरण बताया मैंने उसको। मैं कहा बाबा रामदेव है आउट ऑफ बॉक्स। बाबा रामदेव आउट ऑफ बॉक्स क्या है? बाबा रामदेव जानते हैं ना सारे, ये हमारे हरियाणा के रहने वाले हैं। और हरियाणा का जो पिछड़ा इलाका है, दक्षिण हरियाणा, उस इलाके के हैं। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जो जिला है उसके उस पर इसका गांव है। किसान फैमिली है, पुअर फैमिली है, कोई बड़ी बैकग्राउंड नहीं। 9वीं तक पढ़ाई की है, उसके बाद छोड़ दिया। खानपुर गुरुकुल में कुछ संस्कृत की गर्दाने गुरुदों ने सीखी, उसमें कोई बड़ी डिग्री नहीं प्राप्त, विशारद तक गए, बस समझो 12वीं तक गए। उसके बाद किसी के साथ चले गए हरिद्वार, वहाँ एक बाबा जी थे, उनके साथ वो प्राणायाम और हठ योग के आदमी थे, तो ये उन्होंने प्राणायाम योगासन वहाँ सीखा। वहाँ उनका एक गुरुकुल चलता था, उस गुरुकुल में बालकृष्ण भी आगे पढ़ने के लिए 35-36 लड़के थे। वहाँ ये जो आचार्य बालकृष्ण, वहाँ इनकी दोस्ती हो गई आपस में। आज बाबा रामदेव क्या है? अब योग और प्राणायाम, बाबा रामदेव यानी क्या है? बाबा रामदेव इस समय 26,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। बाबा रामदेव ने 26,000 करोड़ की कंपनी किन 3 चीजों से बनाई है? पहला है उन्होंने बेचा प्राणायाम, दूसरा योगासन, और तीसरा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। बाबा रामदेव किस लिए बताया? यही खिचक 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 यही करते हैं बाबा राम, यही है बाबा रामदेव। और क्या? या योगासन मुद्रा है उल्टी सीधी, वो पेट घुमा के दिखाएंगे कड़च 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 कड़च, या फिर आयुर्वेदिक दवाइयां बेचेंगे कोरोना की।
अब कोई पूछे कि बाबा रामदेव ने प्राणायाम और योगासन का आविष्कार किया क्या? नो, ये तो हजारों वर्षों से था हमारे यहां पर। उससे पहले सामान्य लोगों में धारणा क्या थी कि ये प्राणायाम योगासन कौन करते हैं? ये बाबे करते हैं, अघोड़ी संत करते हैं, हरिद्वार पे नागे साधु जो घूमते रहते हैं ना, ये लोग करते हैं प्राणायाम योगासन वगैरह। बाबा रामदेव ने सोचा कि ये प्राणायाम योगासन महर्षि पतंजलि का है, तो ये स्वास्थ्य ठीक करता है, मानसिकता ठीक करता है। अगर मैं इसको शहरी वर्गों में भी प्रचलित कर दूं तो उनके स्वास्थ्य, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा और इससे मेरी कमाई भी हो सकती है। दिस इज आउट ऑफ बॉक्स आइडिया। प्राणायाम योगासन तो पहले से था। प्राणायाम योगासन से मैं लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर सकता हूं, प्राणायाम योगासन से मैं कमाई कर सकता हूं, प्राणायाम योगासन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टीवी, फोन, इसका उपयोग करके मैं सामान्य समाज तक ले सकता हूं। दिस इज आउट ऑफ बॉक्स आइडिया। इस आउट ऑफ बॉक्स आइडिया ने ये 9वीं पढ़े लड़के को, किसान परिवार के गरीब लड़के को, योगासन प्राणायाम जिसने बाबाओं से सीखा, उस लड़के को 26,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बना दिया है। कॉलगेट वाले, अमेरिकी कंपनी वाले भी चिंतित हैं, हम क्या करें, हमारी कॉलगेट कम बिकनी शुरू हो गई है और उसकी दंत क्रांति ज्यादा बिकती है। जितने भी आज के स्टार्टअप हैं, 62,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, आउट ऑफ बॉक्स और या न्यू आइडिया पर हैं। भारत में नहीं, विश्व में समृद्धि का एक ही वो है, थिंक न्यू, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। चौथा, फोर्थ आइडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, 5 वर्च्यूज ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता के 5 गुण। बी पैशनेट, हार्ड वर्किंग, रिस्क टेकिंग, रिलायबल एंड टेक्नो सेवी। कोई कहे कि हमारे को, मेरे घर में क्या करूं, फरीदाबाद में एक बार बोल रहा था, एक लड़की खड़ी होगी, थोड़े गुस्से में थी, कहने सर आप इतनी बोलते हो कि जॉब नहीं, ये चाहिए, क्योंकि वहां दूसरी तीसरी बार मैं गया था। आपको पता है मेरे घर की क्या सिचुएशन है? मेरे पापा लोन लेकर तो मेरे को पढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हो जॉब ना करो। मैंने कहा वाह, तुम्हारे को क्या लगता है अमीर बनने के लिए बड़ा पैसा चाहिए? अगर बड़ा पैसा चाहिए तो कल्पना कैसे बन गई है? तुम्हारे यहां की है, नागपुर की, ये वर्धा आज मैं जाने वाला हूं। हाँ? वर्धा की एक लड़की, सुना ना आपने? वर्धा की एक लड़की है, अनपढ़, 8वीं पास नहीं हुई है वो, 24-25 साल पहले की बात है। उसकी शादी हो गई वहां मुंबई में, मार पिटाई हो गई, घर वाले ने निकाल दिया और तंग आके सुसाइड करने का उसने कर लिया, लेकिन किसी तरह बच गई। बच गई तो क्या करूं, तो कुछ ही है। उसकी बुआ ने, उसकी स्टोरी में आया है, उसकी बुआ ने उसको कहा, बच्चे तुम मरती क्यों, आत्महत्या क्यों करती है? चूहे की दवाई खा ली थी उसने। बच्चे तुम मरती क्या, भगवान ने तेरे को भेजा है तो जिंदगी जीने के लिए भेजा है, मरने के लिए नहीं भेजा। मरना होता तो पहले ही मार देता। उसको आइडिया लग गया, वो वापस मुंबई गई मौसी के यहाँ। वहां पर उसने पहले सिलाई कटाई से शुरू किया, फिर कैटरिंग से शुरू किया, फिर बाकी किया। आज कमानी ट्यूब्स की मालिक है वो, राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड किया है। और कमानी ट्यूब्स का वैल्यूएशन आप उठा के अपने गूगल में देखिए, कमानी ट्यूब्स की वैल्यूएशन है 1000 करोड़ रुपया, और 1200 लड़के लड़कियां काम करते हैं मुंबई में। कल्पना सरोज आपके वर्धा की है, 8वीं पास लड़की है और एसटी कम्युनिटी से है। उद्यमिता के 5 गुण रहे ना। ये लड़की ने वाक्य, पहला शब्द तूने बोला था ना, वो ये सबसे प्राइम शब्द है। ये लड़की तो भूल गई मैं क्या बोली थी। पहला शब्द क्या बोला था तूने बच्चों? हैं? जुनून। ये जुनून जो है ना, ये सब प्रकार के उसका वो देता है। ये जॉब सीकर नौकरी के चक्कर का छोड़कर जरा अमीर और बड़ा बनने का जुनून लेकर आ जाइए। ये उद्यमिता के 5 गुण आपकी सहायता करेंगे। हमने सब स्टडी करके देख लिया है, जिन्होंने भी ये किया है इन 5 गुणों को आधार बनाया है। और 5वां मंत्र है नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट। लेट मी रिपीट अगेन, नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट। अभी जो एक बुक आई है छोटी सी, क्या है, क्या पुनः बनाए भारत महान,
वो मैंने और हमारे भिवानी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर आर के मित्तल, हम दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी है। उसके बैक पर हमने ये 5 मंत्र दिए हैं। हाँ यस, हाँ ठीक, ये एक पुस्तक है, छोटी पुस्तक है आप लोगों के लिए। अब ये आप लोगों के टीचर्स इसको कैसे प्रोवाइड कराते हैं आई डोंट नो, वो देख लीजिए यहाँ पे। हाँ सॉफ्ट कॉपी है, इसको जरा छुपाने छुपाने का प्रोसेस कर लीजिएगा। इसकी बैक पर हमने ये 5 मंत्र दिए हैं। इसके बीच में जो मैंने आज बोला है उसका कुछ सार संक्षिप्त है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। और छोटी केवल इसलिए बनाई है कि बच्चे जो है ना वो बाकी भी पढ़ते नहीं, अपनी एकेडमिक किताबें नहीं पढ़ते तो ये क्या पढ़ेंगे, इसलिए इसको छोटी रखा है, केवल 32 पृष्ठों की रखा है। लेकिन इसके पीछे ये 5 हमने ये मंत्र ये लिखे हुए हैं। नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट इज द 5th मंत्र। और ये मंत्र क्या है? कोई मेरे से पूछता है कि ये देशभक्ति सिखाने का है। यस, बट वो कहने कि देशभक्ति क्या इकोनॉमिक्स में काम करती है? मैं कहा यस करती है। कैसे करती है? टाटा, एक आपको आज अंदर की बात बताता हूं क्योंकि वो ऐसी कोई गलत बात नहीं है इसलिए बताता हूं। हम डॉक्टर अश्विनी महाजन, हमारा स्वदेशी का एक थिंक टैंक वहां काम करता है। हम जो भी देश की आर्थिक क्षेत्र में कोई गड़बड़ी वगैरह होती है ऐसे टाटा ग्रुप की एक कंपनी ने एक विषय में टैक्स इवेजन किया था। हमारे को सूत्र मिले, हमने थोड़ा रिसर्च कराया, एग्जैक्ट मिल गया कि टाटा की ग्रुप की इस कंपनी ने टैक्स इवेजन किया है। हम पकड़े गए, हमारे ध्यान में आ गया, वो आ गया। टीम बैठे 4-5 लोग, तो थोड़ा विचार था। मैंने कहा गॉड देखी जाएगी, टाटा की कंपनी हो या कोई कंपनी हो, अगर टैक्स चुराया है तो वी विल गो अगेंस्ट देम, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। मैंने कह दिया बाद में ये शाम को दोबारा बैठेंगे, ठीक है। शाम को 6-7 लोग सारे मेरे को कह लगे, अरे सतीश जी क्या टाटा के खिलाफ हम बात करेंगे? मैं कहूँ गड़बड़, अरे क्या यार, क्या नाम है, उनकी 70 कंपनियां हैं, 69 ठीक चल रही है, एक ने गड़बड़ी कर दी तो उसके अगेंस्ट जाना है क्या? मैंने बहुत जोर लगाया, मेरी टीम ने अलाउ ही नहीं किया कि हम उस केस को आगे परस्यू करें। क्यों? बाद में मैंने सोचा क्यों। उसका मूल कारण है टाटा हमेशा नेशन फर्स्ट चलते हैं, टाटा हमेशा स्वदेशी मस्ट करते हैं, इसलिए उसकी नेशन के प्रति कमिटमेंट ने उसके प्रति ऐसी विश्वसनीयता का एक आवरण खड़ा किया कि अगर उससे कोई गड़बड़ी हो भी गई तो उसका विश्वसनीयता का वो आवरण जो है उसकी सुरक्षा करता है। इसलिए जो नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट वाले करते हैं उनको इकोनॉमिक उस पर भी अंततोगत्वा लाभ मिलता है, ये अलग बात है। इकोनॉमिक लाभ लेने के लिए कभी नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट की नीति पर नहीं चलना। ये हर एक देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है कि नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट की नीति पर चले। तो इन 5 मंत्रों के हिसाब से अगर हम चलेंगे, दावे के साथ कहता हूं, पिछले 7-8 वर्षों के गहन अध्ययन और सारी देश भर में घूमते हुए, सब प्रकार के लोगों से बातचीत करते हुए, मुझे यहां कह रहा हूं कोई संकोच नहीं क्योंकि ये मेरे गर्व का विषय है। मैंने मोचियों के भी इंटरव्यू लिए हैं, मैंने ऑटो चलाने वालों के भी इंटरव्यू लिए हैं, रिक्शा चलाने वालों के लिए हैं, रेडी छब्बा लगाने के लिए लिए हैं, और मैंने CMI के महेश व्यास से मुंबई के 13वें माले पर बैठ के भी 2.5 घंटे बातचीत की है। मैंने सामान्य किसानों से बातचीत किया, मजदूरों से बातचीत की, और मैंने नीति आयोग में बातचीत की है। मुझे कोई उसमें हिसाब किताब नहीं है, लेकिन सब उसके लिए गया हूं। क्यों? मेरे बच्चों का किसमें से रोजगार निकलना है उसकी मुझे स्पष्टता होनी चाहिए। इसलिए नागपुर के बच्चों के बारे में तो वैसे ही हमारे को लगा, मैं जब छोटी बचपन में शायद तब से मैं नागपुर की कहानी सुन रहा हूं, इसलिए बाकी सब अलग बात है। नागपुर के बच्चों पे मेरा वैसे अधिकार है। देश भर में एम्प्लॉयमेंट सृजन का, विद्यार्थियों का सेल्फ मॉडल, वो अभी मैं कभी हरियाणा का उदाहरण देता हूं, कभी दिल्ली के या कभी कहीं के, मुझे नागपुर का ही उदाहरण चाहिए, और इसी नागपुर यूनिवर्सिटी का, इसी तुकडोजी महाराज की यूनिवर्सिटी का चाहिए, क्योंकि मेरे प्रथम संयोजक इसी यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। बोलो देते हो? मैं फेसबुक पर आमतौर पर स्वदेशी चिट्ठी लिखता हूं, इसलिए मैं बहुत जगह कहता हूं मैं डाकिया हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूं। नागपुर यूनिवर्सिटी के आप ये जो यहां 40-50 बच्चे बैठे हो, आपकी सक्सेस स्टोरी की स्वदेशी चिट्ठी लिखने की मेरी इच्छा है। लोग कहें सतीश जी आप नागपुर वालों की बड़ी चिट्ठी लिखते हो, नागपुर के स्टूडेंट की बड़ी, इस यूनिवर्सिटी से बड़ा प्यार है आपको। हाँ है, इसलिए
जो बाद में आएंगे, जो नहीं सुन रहे उनके बाद में देखेंगे, जो आ गए चाहे गलती से आए चाहे इच्छा से आए, आ गए। लेकिन जो आए बैठे हो, आपसे मुझे आश्वस्ति चाहिए, हम अपना इसी महीने ही, आज अभी 3 तारीख है, 1 मार्च आते आते तक यहां बैठे 60-70 अर्न वाइल लर्न की प्रक्रिया में, चाहे आप 2000 रुपया महीना कमाना शुरू करो, मुझे दिक्कत नहीं, 3000 कमाना शुरू करो, किससे कमाओ ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक का अपना अपना हिसाब होता है जी। लेकिन 5 मंत्रों की सहायता से प्रारंभ करेंगे आप लोग, निश्चित रूप से आप अपने प्रति गंभीर हो जाएंगे, आप अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाएंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रति गंभीर हो जाएंगे, आप अपनी फैमिली के प्रति गंभीर हो जाएंगे, और आप अपनी सोसाइटी और देश के प्रति गंभीर हो जाओगे। स्वावलंबी भारत अभियान, इसकी शुरुआत हमने इसी के लिए की है। इस देश को दुनिया का फिर से वैसा ही महान बनाना है जैसा कभी पहले हम रहे हैं। ये 300-400 सालों के चक्र में हम पिछड़ गए दुनिया की रेस से। अब दोबारा सामाजिक नेतृत्व श्रेष्ठ है, राजनीतिक नेतृत्व श्रेष्ठ है, बाकी सब श्रेष्ठ है। इस समय पर एग्जैक्ट टाइम है हमारे को फिर से भारत को उसी वैभवशाली परंपरा पर ले जाने के लिए। उसके लिए नागपुर से उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, स्थान कोई नहीं हो सकता, और आपसे योग्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। विक्टर ह्यूगो को कोट करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। विक्टर ह्यूगो हुआ तो पश्चिमी दार्शनिक है, उसके प्रसिद्ध कोट है, नथिंग कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया हो। इसलिए भारत में स्वदेशी का समय आ गया है और विश्व में भारत का समय आ गया है। तो हम विश्व को लीड करने की तैयारी करें, और विश्व को लीड करने वाले उस देश के युवा जैसे होने चाहिए, वैसे युवाओं का प्रेरणादायी उदाहरण इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और उनको मेंटर करने वाले उनके अध्यापक जन करेंगे। इस आश्वासन, इस अपेक्षा, इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आपने इतने ध्यान से सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वदेशी, जय भारत। सतीश जी धन्यवाद। यहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स भी बैठे हैं, तो नेशन फर्स्ट तो हम जानते हैं, स्वदेशी मस्ट नहीं जानते थे। तो नेशन फर्स्ट एंड स्वदेशी मस्ट, ये जो नारा हमको उन्होंने दिया है, ये जो प्रेरणा हमको दी है, और सच में रोजगार हमने खुद ने क्रिएट करना चाहिए, इसे बहुत सारे उदाहरण भी उन्होंने हमको दिए। सतीश जी, विश्वविद्यालय की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रकुलगुरू डॉक्टर संजयजी दुधे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं अध्यक्षीय संबोधन द्यावं। मैं सर्वप्रथम राजसंत तुकडोजी महाराज इन्हें वंदन करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के प्रमुख वक्ता आदरणीय श्री सतीश कुमार, अखिल भारतीय संगठक स्वावलंबी भारत अभियान, हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विकास मंडल के संचालक डॉक्टर अभय मुदगल, राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालक डॉक्टर सोपानदेव पिसे, विदर्भ स्वदेशी जागरण मंच के संगठक डॉक्टर शिरीजी तारे, स्वदेशी जागरण मंच के सभी पदाधिकारी, विविध महाविद्यालय से आए हुए एनएसएस के कोऑर्डिनेटर और विविध महाविद्यालय से आए हुए सभी विद्यार्थी बंधु और भगिनी, राजसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ विद्यार्थी विकास मंडळ स्वावलंबी भारत अभियान अंतर्गत युवकांसाठी रोजगाराभिमुख मार्गदर्शन, आज हम लोगों ने जो सारगर्भित मार्गदर्शन आपने सुना है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी विद्यार्थी
इससे लाभान्वित होंगे। आपको पता है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और हमारे विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष है। इस शताब्दी वर्ष में और आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में युवकों के लिए रोजगार भी मार्गदर्शन, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शताब्दी वर्ष की ये शुरुआत है। और इस आपको जो मार्गदर्शन मिला है, इस मार्गदर्शन ने आदरणीय सतीश कुमार जी ने, उनका जो पूरे भारतवर्ष में जो भ्रमण होता है और उन्होंने जहाँ जहाँ ये प्रयोग किए आपके सामने सन्मुख, बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए और आपके सामने आपको 5 मंत्र भी दिए और इस 5 मंत्र में हमारे विद्यार्थियों का फुली डेवलपमेंट, पूर्ण विकास, शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास और पूरे हमारे समाज का उत्थान अंतर्भूत है। मैं जब पढ़ता था तब पढ़ने में एक बात आई थी कि हमारा भारत पहले, यानी अंग्रेज आने के पहले आर्थिक सुख संपन्न था। हमारे भारतवर्ष में हमारी जो व्यवस्था थी वो ग्रामीण विकास पे आधारित अर्थव्यवस्था थी। उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जजमानी पद्धति थी, जिसको हम जजमानी सिस्टम को बोलते हैं बलूतदारी व्यवस्था। और इस जजमानी सिस्टम में जो खेती करने वाला है, जो हम जिसको बोलते हैं कि काश्तकार जो बोलते हैं, वो प्रमुख था। और उसके साथ साथ उसके डिपेंड, उस पर जो निर्भरित थे, जो 12 बलूतेदार थे, सोनार, शिंपी, आपा, चामार, लोहार, सुतार, और सभी हमारे देश में ये सभी 12 बलूतेदार एक प्रकार का इकोनॉमिकली सिस्टम था और कोई बेरोजगार नहीं दिखता था। लेकिन उसके बाद में जब अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने हमारे भारत में जब राज किया, उनको ये कुछ नहीं चाहिए था। उनको तो चाहिए था कि हम उनका ऑफिस चलाने के लिए उनको क्लर्क चाहिए थे, बाबू चाहिए थे। देश चलाने के लिए उनको सोल्जर चाहिए थे। तो उन्होंने अपने मुताबिक व्यवस्था प्रस्तावित की। लेकिन उस समय में भी, जैसा सतीश जी ने उदाहरण दिया जमशेद जी टाटा का, उन्होंने अर्निंग अपना कब शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि उम्र के 11 साल में। और उस समय में उन्होंने जब उम्र के 11 साल में काम शुरू किया, तो आपको पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे विदेश में टाटा का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। मुझे याद है कि गांव के एक लड़के की कहानी है। जब वो गांव में रहता था, जब 10-12 साल का था, तब वो देखता था कि मेरे अंकल के पास बहुत पैसे रहते हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं रहते। एक बार उसने अपने चाचा के जो पैंट थे उससे पैसे चुरा लिए
और उसको लगता था कि इसका मैं क्या करूं। अब अगर पता चल गए उस समय में या 20 रुपए थे, अगर वो पैसे अगर घर में दिख गए तो मुझे मार पड़ेगी। तो उसने वो 20 रुपए की नोट 2 टुकड़े करके फेंक दिए। जब घर में गया पता चला कि 20 रुपए की नोट के चिटोरे कहीं उसी घर के लोगों को मिले तो उसको पिटाई पड़ गई। तब उस समय उसे लगा कि मेरे अंकल के पास 20 रुपए रहते, इतने पैसे रहते, पैंट में भरे रहते, मेरे पास भी ऐसे पैसे होना चाहिए। जैसा अपने को बचपन में लगता है, अरे बड़े लोगों के पास इतने पैसे रहते, हमारे पास तो कुछ नहीं रहते, मेरे पास भी ऐसी गड्डी होना चाहिए। तब उसको पिटाई पड़ने के बाद उसके चाचा ने बोला, अगर तुझे पैसे चाहिए तो काम करना पड़ता है, तू काम करेगा तो तेरे पास भी वैसे पैसे आएंगे। तो वो बोला कि मैं तो पढ़ाई करता हूँ तो काम कैसा करूँगा। बोले खेती में जाके काम कर, सवेरे जाके काम कर, पैसे मिलते हैं। तो उसने काम चालू किया, उसको पैसे मिलते गए और पढ़ाई भी करते गया। और जो पैसे आते थे, जो स्कूल का सेविंग ये रहता है, संचय नहीं रहती है, उसमें जमा करते गया। उसके बाद में उसको पता चला कि पैसे कमाने से, पैसे रहने से जरा अच्छा रुतबा मिलता है। अपने फ्रेंड भी अपने नजीक आते हैं, उस पर खर्चा अपने पैसे खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद में उसने सोचा कि मैं ये अभी थोड़े पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। तो उन्होंने 10वीं के बाद जब वो सिटी में गया और सिटी में जाने के बाद उसने जब पढ़ाई की, तब भी उसने वही किया। सवेरे कॉलेज जाता था, दोपहर में कमाई करता था। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मैं तो अर्न एंड लर्न दोनों बातें थी, अर्न भी करता था और लर्न भी करता था। और सतीश जी ने जैसा बताया, जो व्यक्ति काम करता है और काम करके पैसे कमाता है, वो अभ्यास में भी पहला होता है। तो स्कूल में पहला आता था, कॉलेज में भी पहला आता था। उसके बाद में उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की, तो वो आज व्यक्ति एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। और अगर हम जब कमाते हैं, ऐसा बोला कि इन्होंने जो सतीश जी ने जो मंत्र बताया है, स्टार्ट अर्निंग एंड अर्ली, हमने अगर हमारे जीवन में अगर हम जब पढ़ते हैं और हमारे पास बहुत समय होता है, तब हम माँ बाप को बोलते हैं कि यार समय नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। उस समय में अगर हमने कुछ किया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हमारे इसमें काम करने का जुनून वो पैदा होता है। नहीं तो हम सोचेंगे कि मैं ग्रेजुएट होऊंगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट होऊंगा, तब काम करूंगा, तो हमारे 25-30 साल चले जाते हैं। हमारा जो काम करने का उत्साह का जो पीरियड रहता है, जो समय रहता है, वो निकल जाता है। फिर हम निरुत्साह हो जाते हैं, फिर डिपेंड रहते हैं। तो जैसा हमारे तरफ बच्चे आते हैं, सर 15,000 की भी नौकरी मिल जाए तो चलेगा, लेकिन नौकरी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब काम करोगे, जैसा उन्होंने टिक्की का उदाहरण बताया, आज टिक्की वाला अब्जोपति है, करोड़ोपति है, तो वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सतीश जी ने आपकी शाला ली, आपका एक वर्कशॉप दिया ना, तो उन्होंने बताया कि आप नॉलेज प्राप्त करो, लेकिन वो नॉलेज का रूपांतर किसमें होना चाहिए, अर्निंग में होना चाहिए। तब हमारे नॉलेज का महत्व है। हम भी सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में, मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो पूरा पैकेज होके निकलूंगा। अब आज के ज़माने में पूरा फुल पैकेज बोलते हैं ना, तो फुल पैकेज होके निकलूंगा। मैं यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद मेरे दिमाग में वो बात नहीं रहनी चाहिए कि मैं क्या करूं। मैं जब निकलूंगा तो बोलूंगा कोई चिंता नहीं, आओ हमारे साथ काम करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, खुद का व्यवसाय करो। हमको जो भी आता है वो हमने काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है
सतीश जी का जो आज ने जो उद्बोधन किया है, आपको जो मार्गदर्शन किया है, वही स्वावलंबी भारत का अभियान का पहलू है। हमारे यहाँ से जो बच्चे निकले वो फुल प्रोडक्ट निकलना चाहिए। यानी साथ साथ में जब हम हमारे पड़ोस में जाएंगे, हमारे कहीं पे भी जाएंगे, तो हमने लोगों को बताना चाहिए मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप काम करो। अगर आप ऐसा काम करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सतीश जी ने बताया कि नौकरी कितने लोग मांगे, कितनी नौकरी, 7% नौकरी है, 7% नौकरी है, और लोग कितने 100% है, 93% लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए आपने नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बनना चाहिए। और इस दूसरे सभी ने अगर विचार किया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा हमारे समाज में भी अच्छा काम होगा और हमारा देश इससे ही स्वावलंबी बनने वाला है और जीडीपी इससे ही बढ़ने वाला है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने की, तो युवाओं से जीडीपी ग्रोथ बढ़ने वाला है। और मैं फिर इस माध्यम से हम भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं, जैसा हमको सतीश जी ने बताया, आप ईडीपी के ऊपर काम करो, वो भी हम करने वाले हैं। साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, इसके ऊपर भी हम काम करने वाले हैं। जॉब प्लेसमेंट के ऊपर भी हम काम करने वाले हैं। हम लोग इसके बारे में भी सोच रहे हैं ताकि हमारा युवक, हमारा यूनिवर्सिटी का युवक, हमारे भारत का युवक एक स्वावलंबी युवक बनना चाहिए। आपने अच्छा एक सारगर्भित मार्गदर्शन सुना। मैं सतीश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर. मंच्या मार्गदर्शनानंतर आजच्या कार्यक्रमाचा समारोपाचा अंतिम कार्यक्रम, त्यातला एक शृंखला म्हणजे आभार प्रदर्शन. राष्ट्रीय सेवा योजनेचे संचालक डॉक्टर सोपान देवपिसे यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करावं. महाराज नागपूर विद्यापीठ विद्यार्थी विकास मंडल द्वारा आज स्वावलंबी भारत अभियान अंतर्गत युवक के संदर्भ में रोजगाराभिमुख मार्गदर्शन इस विषय पर विद्यापीठ द्वारा ये व्याख्यान का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय प्रकुलगुरु डॉक्टर संजय जी दूधे सर, इन्होंने पुराने ज़माने में जो 12 बलूतेदार सिस्टम थी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, उसका जो योगदान राष्ट्रीय माध्यम से मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं. इस संदर्भ में जो जानकारी सर ने प्रस्तुत की है और खास करके युवा वर्ग जो है वो युवा वर्ग की भूमिका एजुकेशन लेते लेते क्या होनी चाहिए, उसका तुलनात्मक अध्ययन फॉरेन एजुकेशन से किया. इस अवसर पर अध्यक्ष के रूप में माननीय प्रकुलगुरु डॉक्टर संजय दूधे सर, इन्होंने जो अपना मार्गदर्शन किया है विद्यापीठ द्वारा, सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ. इस अवसर पर प्रमुख वक्ता के रूप में श्री सम्माननीय सतीश कुमार जी, अखिल भारतीय संगठक स्वावलंबी भारत अभियान, इन्होंने जो सर ने जो बताया 5 मंत्र अपने प्रस्तुत विशद किए हैं और खास करके युवाओं ने भारतीय उज्जवल भविष्य इस सोच के माध्यम से एजुकेशन लेते हुए जो करना चाहिए. अपने विद्यापीठ में अभी इसके पहले एक प्रकल्प प्रस्तुत किया था जो सम्माननीय कुलगुरु पठान साहब थे, कमवानी शिका. हे इस अवसर पर इसका प्रत्युत्तर सम्माननीय सतीश कुमार जी के व्याख्यान में दिखा है. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से सम्माननीय सतीश कुमार जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. श्री
शिरीष जी तारे सर, इनका भी विद्यापीठ की ओर से और विद्यार्थी विकास मंडल और राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उपस्थित राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला विभागीय समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और स्वयंसेवक और विद्यार्थी विकास अधिकारी, प्लेसमेंट ऑफिसर, सभी कर्मचारीगण और विद्युत विभाग के कर्मचारी, इनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे की कार्रवाई डॉक्टर मुदगल सर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर. कार्यक्रमाचा शेवट वंदे मातरमनी होईल. धन्यवाद. सर्व आदरणीय अतिथींना विनंती आहे की त्यांनी प्रकुलगुरूंच्या कक्षाकडे प्रस्थान करावं. सर्व जे विद्यार्थी विकास अधिकारी